नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आपकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका अपने वादे के अनुसार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए उस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ जिसकी वीडियो अभी अभी हमने देखी थी। परंतु उन सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की ढेरों मंगल कामनाएं। ये साल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आपको आपकी मंजिल के और करीब करे, आपको सफलता प्रदान करे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक की वो कहानी जो कक्षा 10वीं के लिए है, जिसका नाम है संदेह, उसी के प्रश्नोत्तर आज हम लोग देखने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने पाठ बताया था, उसी पाठ के साथ साथ आप लोगों को कहानी की शीर्षक की सार्थकता तो बता दी थी कि संदेह शीर्षक क्यों रखा गया है और उद्देश्य बताना रह गया था। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। संदेह कहानी का नाम है, लेखक का परिचय दिया हुआ है, लेखक की रचनाएं आदि हैं यहाँ पे। उसके बाद कथानक, जैसा कि मैं हमेशा दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास ये सहायक पुस्तिका ना हो तो आप लोगों को परेशानी ना हो। कथानक को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और उत्तर आप खुद से भी लिख सकेंगे। कथानक इस पाठ में थोड़ा लंबा है। शब्दार्थ भी दिए हुए रहते हैं जिनको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये कथानक अब यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद शीर्षक की सार्थकता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें भी अंडरलाइन कर दी हैं जिसको देख करके आप उनको ऐड कर सकते हैं अपने उत्तर में। ठीक है, पूरा तो आप बिल्कुल मत लिखिएगा। पूरा लिखते लिखते तो ऐसा होगा कि आपके टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, तो दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए समय बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, साथ ही एक आध लाइन भी लिख दिया है जिसमें अगर आपको ज़रूरत हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बता दिया है कि संदेह, पूरे इस कहानी में एक दूसरे पर लोग संदेह करते आए हैं, जिसकी वजह से इस कहानी का नाम संदेह रखा गया है, जो कि छोटा भी है। एक शीर्षक, आदर्श शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए और कहानी को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। तो जो वो तीनों गुण उस संदेह शीर्षक में है। उद्देश्य भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि हम बाहरी रूप से देख करके नहीं पहचान सकते किसी व्यक्ति को। धन की लालसा ब्रज किशोर को कितना बुरा व्यक्ति बना देता है और फिर वो किस प्रकार से छल कर रहा है। ये सब क्या है कि व्यक्ति के बुरे व्यवहार को दिखाता है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे कि राम निहाल जानता नहीं है मनोरमा को, फिर भी उसकी सहायता करने को वो तैयार है। भले उसे श्यामा को छोड़ के जाना पड़ रहा है, फिर भी वो तैयार है। दूसरी ओर श्यामा है जिसका राम निहाल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन राम निहाल को संरक्षण देती है। ये तो हो गया कहानी का मूल आधार, जो कि हम लोग उद्देश्य के रूप में लिखेंगे। लेकिन मुख्यतः ये कहानी हमें बताती है कि हमें किसी तरह के संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी बात को ठोक बजाकर समझ ना लें, जब तक उसकी सत्यता पर पूरी तरह से यकीन ना कर लें, हमें संदेह में पड़कर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, वरना इससे हमें तकलीफ ही पहुंचेगी और दूसरों को भी हम तकलीफ पहुंचाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चरित्र चित्रण दिया हुआ है राम निहाल का, श्यामा का, मनोरमा का, जो कि करीब करीब सही है, देख लीजिएगा। मोहन बाबू, फिर ब्रज किशोर बाबू का। शब्दार्थ हैं, एक उदाहरण प्रश्न दिया हुआ है जिसमें देखकर आप सीख सकते हैं कि उत्तर कैसे लिखना चाहिए।
अब हम लोगों का पहला प्रश्न शुरू हुआ है। पैराग्राफ है कि दोनों प्रतिमाएं कमरे में हैं। अब उस विषय पे प्रश्न यहाँ पे शुरू हुए हैं। मैंने उत्तर पूरे पूरे लिखे हैं क्योंकि इस कहानी में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ी मुश्किल लाइनें हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, इसलिए मैंने इसका उत्तर पूरा लिख दिया है। उसके बाद है बुद्ध देव की विराग महिमा। तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं। बुद्ध देव के बारे में आप लोगों को बहुत सारा कुछ पता होगा, तो ये एक अनुच्छेद है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन, उसका भी आंसर मैंने पूरा लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब वो श्यामा से कहता है कि तुमसे अपराध होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरी ही गलती होगी, उससे ये प्रश्न पूछे गए हैं कि वक्ता क्यों कह रहा है कि तुमसे अपराध नहीं हो सकता। मैंने पूरा उत्तर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का घ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वक्ता व श्रोता कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। तो ये जो पैराग्राफ बोला गया है इसमें वक्ता रामनिहाल है और श्रोत्री जो है वो है श्यामा। तो श्यामा के बारे में और रामनिहाल के बारे में अभी अभी मैंने दिखाया है चरित्र चित्रण, तो वो आप लोग लिख दीजिएगा। दोनों के बारे में, दोनों का परिचय देना है। तो चरित्र आप लोग पूरे डिटेल में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है। ख का उत्तर पूरा लिखा हुआ है। ग का उत्तर मैंने पूरा नहीं लिखा है। वक्ता को किस प्रकार विश्वास हुआ कि उसने घर पाया, मैंने छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिए हैं, आपको पूरा आप खुद से करना है। क्योंकि उसने श्यामा के घर में प्रेम पाया, अपनापन पाया, विश्वास और संरक्षण पाया, इसलिए उसे लगा कि उसने घर पा लिया। क्योंकि आज तक वो हमेशा अकेला रहा था, उसका कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। पहली बार उसको वो एहसास हुए, इस वजह से उसको लगा कि वो घर पहुंच गया है अपने। शीर्षक की सार्थकता मैंने बता दी है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि वक्ता कौन है, वो अपने मन की बात किससे कह रहा है, कारण भी लिखिए। वो भी उत्तर मैंने लिख दिया है। वक्ता रामनिहाल है और श्यामा को कह रहा है क्योंकि, ठीक है, उसे क्यों जाना पड़ रहा है लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भगवान की दया से मनुष्य कब और क्यों वंचित हो जाता है, क्यों, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मैंने वो भी पूरा लिखा है। ग और घ का भी उत्तर पूरा लिखा हुआ है। बस घ में थोड़ा सा आपको खुद से लिखना होगा। ग का उत्तर यहां तक है। घ में आपको थोड़ा सा लिखना होगा श्रोता के प्रति वक्ता के क्या भाव थे। तो प्रेम का भाव था, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो आप लिख लीजिएगा कि वो श्रोता को प्यार करता था, साथ ही सम्मान भी करता था। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा लिखा हुआ है। महत्वाकांक्षा कभी बुरी नहीं होती। महत्वाकांक्षा तो होना ही चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा जब आपको भगाने लगे, अपने वश में करने लगे, अति महत्वाकांक्षा में बदलने लगे, तो फिर वो बुरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ग भी लिखा हुआ है पूरा। घ में आते हैं। दाव शब्द का प्रयोग द्वारा यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है। क्या हम दाव से ही विजय प्राप्त करते हैं? निरंतर गति से, मेहनत करने से नहीं। अपने विचार लिखिए। दाव मतलब होता है चालें चलना, दाव पेच चलना, यानी कि कोई तरीका ढूंढना जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सके, चालाकियां करना। तो दाव पेच से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपनी मेहनत से, परिश्रम से आगे बढ़ सकते हैं।
इस विषय में आप अपने विचार अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि निरंतर गति से मेहनत करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपना विचार खुद ही से लिखना होगा, क्योंकि दांव पे चलने वाले जो लोग होते हैं एक ना एक दिन उनकी चालाकियां पकड़ी जाती हैं और वो जिस ऊंचाई पर पहुंचे होते हैं अपने दांव पेच की वजह से, अपने चालों की वजह से, उस ऊंचाई से वो झटके से गिर जाते हैं। निरंतर मेहनत करने वाला धीरे धीरे सही अपनी मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जिस चीज़ के लिए उसने मेहनत की है, और उसे उस जगह से कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे हैं, कौन किससे व कहाँ पर धीरे से क्यों कह रहा है। यही उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। मनोरमा राम निहाल से काशी के दशाश्वों में घाट पर नाव पर चढ़ते समय ये बात कह रही है। पूरी लाइन में लिखेंगे आप। उसके बाद ख है, ये सभी किसके कहने पर कहाँ गए थे, वे कैसे जा रहे थे, समझा कर लिखिए। ये आपको पेज नंबर 44 में मिल जाएगा, आपके बुक के चैप्टर के, जो आपको उसमें लिखा हुआ होगा कि ब्रज किशोर के कहने की वजह से वे सब गंगा घाट पर घूमने जा रहे थे, जहाँ पर उनके घूमने के लिए बजरा तैयार रखा गया था मान मंदिर के पास। ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। समझाकर लिखने के लिए बोला गया है, तो आपको लिखना होगा कि चूंकि ब्रज किशोर बाबू को समय नहीं था, इसलिए ब्रज किशोर बाबू ने राम निहाल को इस चीज़ के लिए आग्रह किया कि तुम अगर रोज जाते हो तो एक दिन मेरे मेहमानों को भी वहाँ से घुमा लाओ, क्योंकि आज मेरे पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, ग का और घ का उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये प्रश्न का उत्तर यहाँ तक है बच्चों, घ का चारों तरफ पानी ही पानी था, यहाँ तक लिखा हुआ है। 7th का क जो है उसका प्रश्न है, वक्ता और श्रोता का नाम लिखते हुए बताइए कि दोनों का क्या संबंध है। तो वक्ता मोहन बाबू हैं, जो कि श्रोत्री मनोरमा के पति हैं, और वक्ता थोड़े से सनकी हैं, दुनिया के विश्वासघात की वजह से पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं, और श्रोत्री जो है मनोरमा है और अपने लिए सहारा ढूंढ रही है ताकि वो ब्रज किशोर बाबू से अपने पति की और स्वयं की रक्षा कर सके। इस अनुच्छेद से पहले वक्ता ने श्रोता से क्या प्रश्न पूछा था और श्रोता ने क्या उत्तर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पेज नंबर 44 के लास्ट 2 पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये दोनों हैं। मोहन बाबू बड़ी बड़ी गोल आंखें फैलाकर कहते हैं कि मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो। और मनोरमा कहती है गंगा की पूजा, और क्या, बस इतना कहती है। और उसके बाद मोहन बाबू ये वाक्य कहते हैं जो कि अनुच्छेद में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्ता ने मतभेद की बात क्यों कही और अपने प्रश्न के उत्तर में स्वयं क्या कहा, उनके विचार किस श्रेणी के थे, समझा कर लिखिए। तो मनोरमा ने वक्ता मोहनलाल के प्रश्न का सामान्य उत्तर दिया था कि दीपदान गंगा की पूजा हेतु किया गया है। इससे वे संतुष्ट न थे, इसलिए उन्होंने पेज नंबर 45 का फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, उनके विचार जो थे दार्शनिकों के और विचारकों की श्रेणी के थे, दार्शनिक यानी फिलोसोफर। उसके बाद वाला प्रश्न का उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। ये डैश डैश करने का मतलब है कि आप यहाँ इस वाक्य को पूरा करेंगे कि अतः मैं मानती हूँ कि उनको ठीक से ना समझ पाने के कारण ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वक्ता के इस कथन से हमें किस बात की झलक मिल रही है, वह किससे अपनी बात कहना चाहते हैं, समझा कर लिखिए। इस कथन के वक्ता है मोहन बाबू और वो अपनी पत्नी मनोरमा से ये बात कह रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनके साथ संसार में बहुत सारा छल हुआ जिसकी वजह से उनकी तकलीफ इतनी बढ़ी है। वो अकेलेपन के बारे में बताना चाहते हैं। उनकी बातों से हमें उनकी असहाय जैसी स्थिति का पता चलता है, उनकी संसार के प्रति उनकी विरक्ति का पता चलता है, उनकी तलाश जो है अकपट प्यार की, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, कथन से हमें किन की झलक मिलती है मैंने पॉइंट में लिख दिया है, इसको आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
हृदय को विक्षिप्त करने से आप क्या समझते हैं? किसी भी घटना का उदाहरण देकर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम घटना कोई भी दे सकते हैं अगर आपने कभी देखा हो तो, लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, खैर हम उसे जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि बता दिया है कि जब लोग क्रोध में आते हैं तो कितनी बुरी हरकतें कर बैठते हैं। वो क्रोध भी जो है हृदय को विक्षिप्त ही तो करता है, उथल पुथल ही तो मन में मचा देता है। तो उस परिस्थिति को मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिखा है, आप उसको देख लीजिए। मानसिक विप्लवों से क्या अर्थ है? विचारों का उथल पुथल होना, दिमाग में बेचैनी होना। ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? वक्ता के संदर्भ में बताइए। तो ये आपको लिखना होगा कि ये मानसिक विप्लव जो होते हैं, विचारों का उथल पुथल जो होता है, हमें पागलपन की स्थिति तक पहुंचा सकते हैं, हमें संसार से विरक्त कर सकते हैं, हमें परिवार, लोग, किसी पर भी विश्वास करने से रोकते हैं, हमारा सारा विश्वास खत्म हो जाता है, जैसे कि इस पाठ में हमने देखा कि मोहन बाबू के साथ हुआ था। तो ये आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अकपट प्यार किसे कहते हैं? अकपट प्यार का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये मैंने उत्तर पूरा लिख दिया है। तुमको भी संदेह हो रहा है? अब इस पर प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9, किसको किस पर और क्यों संदेह हो रहा था? मैंने पूरा लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 9 का ख, श्रोता के संदेह के बारे में लिखिए। श्रोता और वक्ता के संदेह के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। श्रोता का संदेह आप लोगों को पता है, श्रोता यानी श्यामा को संदेह सिर्फ इस बात का होता है कि वक्ता राम निहाल उस पर किस तरह से इस पूरे विचार को, पूरी घटना को किस तरह से ले रहा है। क्या वो मनोरमा की सहायता करने जाएगा? क्या उसे मनोरमा चरित्रहीन लगती है? वक्ता राम निहाल है, वक्ता जो राम निहाल है उसको संदेह है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, इसलिए उसको बार बार बुला रही है। तो दोनों के संदेह को पहले आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से, और फिर लिखेंगे कि दोनों के संदेह में क्या अंतर है। ये मैंने पूरा उत्तर लिख दिया है यहाँ पे। हालांकि श्यामा का जो संदेह है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको शायद खुद से ना लिखना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं। ग का उत्तर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगले प्रश्न में है। श्रोता का परिचय लिखते हुए उसके चरित्र के मुख्य 2 गुणों के बारे में लिखिए। श्रोता का परिचय हम लोग ये लिखेंगे, राम निहाल जिस घर में रहता है उसकी गृह स्वामिनी है, वो मैंने पूरी लाइन में नहीं लिखा है। बच्चों की संरक्षिका है, उसने बहुत सारे बच्चों को संभाल रखा है, उनका पालन पोषण करती है। विधवा औरत है जो कि भगवान को बहुत मानती है, बच्चों का ख्याल रखती है। उसके गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो संयमी है, बहुत संयम से रहती है, अपने वैधव्य के नियमों को पालन करती है। दूरदर्शी है, यानी कि आगे के बारे में सोचती है, समझती है, तभी तो वो राम निहाल को समझाती है कि तुम गलत समझ रहे हो। और बहुत समझदार औरत है, दूसरों को रास्ता भी दिखाती है। कहानी के आधार पर मनोरमा का चरित्र चित्रण कीजिए, वो लिखा हुआ है आपके बुक में, वो आप लिख लीजिएगा। वक्ता श्रोता से किसकी रक्षा करने के लिए कह रही है और क्यों? वक्ता श्रोता से, राम निहाल से श्यामा मनोरमा की रक्षा करने के लिए कह रही है, क्योंकि मनोरमा और उसके पति ब्रजकिशोर बाबू के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। उनको पागल बनाकर ब्रजकिशोर बाबू उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, और साथ ही मनोरमा पर उसके पति विश्वास भी नहीं करते हैं जो उसकी सहायता करेंगे, इसलिए वो मनोरमा की सहायता करने के लिए कहती है। आगे बढ़ते हैं। संरक्षता की आवश्यकता से वक्ता का क्या तात्पर्य है? ये उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है, पर ये उत्तर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा पीछे भी है। आगे उसके बाद वाले प्रश्न का उत्तर भी मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं। वक्ता के मनोरमा के बारे में क्या विचार थे, वो राम निहाल के विचारों से क्यों सहमत नहीं थी, समझा कर लिखिए। लिखा हुआ है क्या विचार थे और वो क्यों सहमत नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी एक औरत थी। वो समझ सकती थी कि औरत इतनी जल्दी किसी के ऊपर आसक्त नहीं होती। उसने पत्र में हर बार सहायता ही मांगी थी, उसने किसी प्रकार का प्रेम निवेदन नहीं किया था। वह एक अनुभवी महिला थी जिससे ब्रजकिशोर की चालाकियों का उसने अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने
उसने राम निहाल के बातों पर, विचार पर सहमति नहीं जताई। अब आगे है, ब्रजकिशोर कौन था? राम निहाल का मालिक और मोहन बाबू के रिश्तेदार थे ब्रजकिशोर बाबू। मनोरमा व मोहन तथा श्यामा राम निहाल के ब्रजकिशोर के बारे में विचार लिखते हुए बताइए कि क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं और क्यों। तो मनोरमा व मोहन तथा श्यामा और राम निहाल सब ब्रजकिशोर को धोखेबाज समझते हैं और उससे रक्षा करने की जरूरत समझते हैं। ठीक है, वो आप लोग को खुद से यहाँ पे लिखना होगा। और क्यों हम सहमत हैं इस बात से? क्योंकि मोहन बाबू की जो अवस्था थी, और ये उसके बारे में मैंने पूरा लिख दिया है। क्यों के का उत्तर मैंने पूरा दे दिया है। आशा है प्रश्नोत्तर भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से आग्रह किया था कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि मैं बहुत समय से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहा। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि मैं अब आपको शेयर करने बोल रही हूँ? वजह ये है कि मैं अपने आसपास कुछ बच्चों को देख रही हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यहाँ तक कि मैं घर में भी कुछ बच्चों को निर्देश दे रही हूँ। तो मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से मैं बहुत निराशाजनक रिजल्ट देख रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि एक 10वीं कक्षा का बच्चा 4 लाइनें अपने से फ्रेम नहीं कर पाते हैं हिंदी में, वो भी जो कि आपकी मातृभाषा है। तो ये बहुत बुरी गति है भारत की, देश की, भाषा की, या फिर कह लीजिए आपके एग्ज़ाम की या मार्क्स की, जिसकी कि आपको अभी ज़रूरत है। इसलिए मैं आग्रह कर रही हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी सहायता हो सके। फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।